बहुत सारी न्यूज़ें हैं आजकल बिल्कुल गाइडेड तरीके से। जोशीमठ में जो गुस्सा है धरातल में लोगों का, किसी चैनल में बड़े पेपर्स में वो गुस्सा नहीं निकल रहा है, बिल्कुल नहीं। हाँ, और आज तक के चैनल द्वारा कहीं कहीं कुछ न कुछ झलक आ जा रही है। जी। जैसे आपने सवाल किया अभी, आपने अपने प्रोमो में जो कुछ कहा, तो उससे लगता है कि कुछ लोगों ने इस बात को चुनौती के रूप में लिया है कि वो हकीकत को सामने लाएंगे। निरंतर चिल्ला रही है, हम भी निरंतर बातचीत कर रहे हैं। जी सर, आखिरी सवाल, अब भगवान के नाम पर एक दोषी के तौर पर भगवान को देखा जा रहा है। कुछ न्यूज चैनल में ये चल रहा है कि नरसिंह देव का जो एक बाजू है वो कमजोर हो चुका है, पतला हो चुका है, वो आफत आई है। या एनटीपीसी का जिक्र नहीं और न ही सरकार पर कोई सवाल है मीडिया हाउस के जरिए, और न ही किसी तरह से सवाल पूछा जा रहा है। मैं नरसिंह देवता की शक्ति जो है वो केवल मूर्ति में नहीं है, वो भावना में है। हेलो जी, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, मैं कॉल रिकॉर्ड पे डालूं? हाँ डाल दीजिए। ओके, शुक्रिया सर। इस वक्त मेरे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत जी जुड़ चुके हैं और जोशीमठ में जो हालात हैं, जो परेशानियां हैं, उसको लेकर कई सवाल मेरे पास है, क्योंकि मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर हूं, लगातार 3 दिनों से ग्राउंड रिपोर्ट पर हूं। उस हालात को मैंने अपनी नजरों से देखा है और सवाल का दौर इसलिए जारी है क्योंकि धामी सरकार के खिलाफ यहाँ पर जनता उग्र हो चली है, विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन सरकार जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। जो डेटा मैं आपके सामने सर पेश करूंगी, आप खुद हैरान होंगे कि किस तरह से डेटा पेश किया जा रहा है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज़ विन पर। बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले सवाल तो आपसे ये है कि सर आप ये बताएं कि 30,000 की आबादी कहाँ जाएगी? जोशीमठ की जनता रोड पर क्यों आ गई? 22,000 जो भी आबादी है जी, और एक बड़ी संख्या है। और फिर जब 1-2 तारीख से स्थिति विकट होती गई थी तो सरकार ने संवेदनहीनता दिखाई प्रारंभ में जी, और जितनी अर्जेंसी दिखानी चाहिए थी और जो एक गंभीरता दिखनी चाहिए थी सरकार के प्रयासों में नहीं दिखाई थी। आप अंदाज इसी से लगा सकते हैं कि सीएम शायद 8-9 तारीख को गए वहाँ और उनसे एक दिन पहले राज्य के आपदा सचिव गए। जबकि आपदा सचिव को जैसे ही पहली रिपोर्ट आती वहाँ से तो उनको वहाँ होना चाहिए था, देखना चाहिए था, विशेषज्ञों को लेकर के जाना चाहिए था। और फिर जब आपने देख लिया कि घरों में क्रैक पैदा हो रहे हैं तो इसका मतलब है लोगों को कहीं न कहीं आपको विस्थापित करना पड़ेगा, तो उसके लिए तैयारी करनी चाहिए थी। आजकल तो फैब्रिकेटेड हाउस बनाने में कुछ टाइम थोड़ी लगता है, आपको मटेरियल तैयार है, कहता घर बनाने वाली कंपनियां जो है वो तो 24 घंटे 36 घंटे में आपको बना करके दे देती पूरी टाउन, आप सिर्फ उसको जगह बता देते। तो ताकि लोग, अब आज हालत ये है सारे पूरे घर का वो परिवार का सामान लेकर के लोग कहाँ जाएं, किस कमरे में जाएं? जी, मैं भवन की बात करती हूँ सर। 344 रूम है सर। सामान को आदमी छोड़ेगा कहाँ? बिल्कुल। यदि आप एक होटल के कमरे में दे रहे या नगर पालिका के कुछ कमरे हैं, उन कमरों में एक कमरे में पूरा परिवार रहने वाली 7-8 लोगों का परिवार होता है आदमी का, वो कहाँ रहेंगे, सामान कहाँ रखेंगे? बड़ी अजीब सी स्थितियाँ है। अच्छा, लोगों के गाय भैंस हैं, यदि मान लिया तब वो करेंगे, उनको कहाँ लोग रखेंगे? तो सब चीजें जो है बड़ी चिंताजनक हैं और सरकार उस बात को कतई समझ नहीं रही। जिस तरीके से सर आपने एजेंसी की बात की है, वाकई सरकार यहाँ सुस्त है। धामी सरकार को लेकर काफी सवाल पूछे जा रहे हैं, सब यही पूछ रहे, जैसा कि आपने बोला कि पशु को कहाँ लेकर जाएंगे, किसी के पास मवेशी है, गाय है, भैंस है, वो कहाँ लेकर जाएंगे? अपने सामान को छोड़कर लोग होटल में हैं। और मैं एक डेटा पेश करती हूँ सर, आप समझ सकते हैं इस आंकड़े को। 344 रूम में 14 से 25 लोगों को कैसे रखा जाएगा? हाँ, वो भी है, वो उसमें
पूरे परिवार में जिन घरों में गया था, किसी के परिवार में 6 सदस्य हैं, किसी के 7 सदस्य हैं, तीन चार कमरों में वहां रह रहे हैं। आप उनको एक कमरे में ला रहे हैं, सामान कहाँ रखेंगे? जिंदगी भर की पूंजी है उनकी, वो सामान इत्यादि। अब दूसरी तरीके की आपदाओं में जिनमें है सामान गया, आदमी की जिंदगी बच गई, तो आपने उसको ले जा करके कहीं टिका दिया, उसको एक कंबल पकड़ा दिया, एक वो दे दी, तो उस समय आदमी ये समझता है चलो मुझको कुछ तो सहारा मिला, कहीं तो ठिकाना मिला, मेरी जिंदगी बच गई। ये दूसरे तरीके का है, इसमें एक खतरा पैदा हो गया है, लोगों को बसा बसाए घर छोड़ना पड़ रहा है। तो इसके विस्थापन के लिए दूसरे तरीके की समझ की जरूरत है, तो वो समझ अपनाई नहीं जा रही है। या तो सरकार कहती कि साहब ये सामानों का सब पैकिंग हम करवाते हैं, इसको कहीं गोडाउन में रखवाते हैं, या आपके नाम पर रहेगा ये सामान, जब आपका घर बनेगा तो आपको वहां दे देंगे। मतलब कुछ तो इस तरीके का शो करो। आपने उनको भगवान भरोसे छोड़ दिया है, खुले मैदान में उनके सामान है। गाय भैंसों के लिए लोग अब गाय भैंस उनके आजीविका के आधार हैं लोगों के। वहां भी क्रैक डेवलप हो गए तो उनको कहाँ ले जाएं? वो स्थान में कहाँ रखेंगे गाय भैंसों? तो आपने कैटल शेल्टर हाउसेज बना देने चाहिए थे अगल बगल, जो भी सुरक्षित स्थान थे, ताकि लोग वहाँ अपने कैटल उनको बांध सकते, उनको चारा वारा की व्यवस्था हो जाती। सर क्यों नहीं बना पा रहे? धामी सरकार के पास क्या बजट की कमी है? क्या पीएम मोदी के पास बजट की कमी है? देखिए, भाजपा के पास स्थितियों को निपटने की समझ नहीं है, बातें बड़ी बड़ी है। अब आज ही आपने एक बात कहा कि मार्केट रेट क्या है, वो तो बताओ ना जी। कि जो कीमत में सर्वोच्च कीमत है मार्केट रेट, जिस पर बैनामा हुआ है वहाँ, और यदि मान लिया 2 साल पहले का बैनामा होगा तो कितना इंक्रीज मानेंगे 2 साल के बाद आप? तो और उसके दूसरा होटलों का आप आकलन किस हिसाब से करेंगे? उनके एनुअल टर्न उसको देख करके करेंगे, कितना ऑक्यूपेंसी क्या थी, किस हिसाब से करेंगे, किस जगह वो होटल था तो उनका है। वैसे चाय के खोमचे है, जो सर्विसेज देने वाले लोग हैं, किराएदार लोग हैं, सबके अलग अलग वर्गीकरण है। उन सब लोगों के लिए क्या तरीका अपनाएंगे? तो मैं तो बड़ा मुश्किल में हूँ कि जो प्रशासन तंत्र है वो भी कोई समझ नहीं बता रहा है। सर 678 इमारत है जिसे धराशायी करने की तैयारी में है। आप ये बताएं कि धामी सरकार क्या जवाब दे सकती है? ये 678 घर वाले कहाँ जाएंगे, कहाँ घर बना कर देंगे, क्या होगा? हाँ, आज मैंने सुना कि संख्या 700 को पार कर चुका है जी। अब ये संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से जोशीमठ में धसाव हो रहा है जी, तो उसको और बढ़ेगी। तो और इस स्थिति में भगवान हमारी मदद करे, कोई और झटका ना आए तो और भी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। और सरकार की निपटने की तैयारियां इसके लिए, देखिए जो इस तरीके की स्थितियां होती हैं, इसमें एनडीआरएफ एसडीआरएफ सिस्टम से ज्यादा जो है, जो सिविल सिस्टम है वो ज्यादा संवेदनशील होता है। लेकिन आपने उस तरीके का भी कोई सिस्टम बनाया हुआ मुझे दिखाई नहीं दिया। सर जब ये मैंने पूछा, लोगों से, जोशीमठ की जनता से मैं ये सवाल बार बार पूछ रही हूँ कि जब टनल बनाए जा रहे थे क्या आप लोगों को नोटिस या कोई जानकारी दी गई थी? सबने मना कर दिया कि नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। कोई जानकारी ये यहाँ तक नहीं थी कि जब ये घर बनाए जा रहे थे, लोग बिल्डिंग बना रहे थे, अब भी कुछ लोगों के एक तरफ घर में क्रैक आ गया, दूसरी तरफ आदमी ईट सीमेंट की दीवार वो मकान बना रहा है। जी, मैंने भी देखा। तो मतलब कोई किसी तरीके की काउंसलिंग लोगों के साथ हुई नहीं है, कोई बात नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि जोशीमठ की संवेदनशीलता के प्रति हम पूरी तरीके से बिल्कुल ना फिक्र थे। और जबकि कुछ ही समय पहले बगल में रैणी गांव है, उसके ऊपर एक परियोजना बस हो गई थी, उसमें इतने बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। बिल्कुल।
और जोशीमठ उसे लगा हुआ है। बिल्कुल। उसको एक बड़ी चेतावनी समझ करके जोशीमठ के लिए हमारा इमरजेंसी प्लान पहले से होना चाहिए था। बिल्कुल सर, अब तक एनटीपीसी या जेपी ग्रुप को लेकर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, चाहे कोई भी पत्रकार हो, मीडिया हाउस हो, लेकिन जिम्मेदार एनटीपीसी को पास करने वाला कौन है? देखिए, एनटीपीसी को यदि मान लिया आज आपको जानकारी होती है कि एनटीपीसी विलेन है, जैसा यूजी की टनल के कारण ये सब स्थितियां एग्रीवेट हुई, तो आप टनल को बंद करने का निर्णय लीजिए ना। प्रोजेक्ट को बंद करना है तो कोई दिक्कत, भाई जिंदगी महत्वपूर्ण है लोगों की या टनल महत्वपूर्ण है? तो आपको स्पष्ट धारणा लोगों को कहना चाहिए था कि भाई आपकी जिंदगी की कीमत पर, एक जिंदगी की कीमत पर भी हम ये टनल और परियोजना के साथ खड़े नहीं होंगे, हम इसको बंद कर देंगे। 18 टनल बना दिए गए हैं, 66 टनल बनाने की तैयारी है, दुनिया की सबसे अच्छी टनल उत्तराखंड में बनाने की बात हो रही है। क्या आपको लग रहा है 18 टनल से छलनी कर दिया गया उत्तराखंड जोशीमठ को, तो ये आपदा आई है, ये मानव निर्मित आपदा है, 66 बनने पर क्या पूरा उत्तराखंड धंस जाएगा, खत्म हो जाएगा? देखिए, रेलवे लाइन बनी और शुरू में नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में था, ये था कि इसको कुछ ही जगहों पर टनल्स में निकालना था जी। अब इन्होंने इतनी टनल बना दी है, सारी रेलवे लाइन करीब ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा टनल के उसमें निकाली गई है, टनल के अंदर निकाली गई है। अब हिमालय को आपको समझना पड़ेगा और उत्तराखंड हिमालय को विशेष तौर पर समझना पड़ेगा। हम हिमाचल से भी भिन्न हैं, कश्मीर से भी भिन्न हैं हम, क्योंकि हमारी जमीन ज्यादा फ्रेजाइल है, ये नया हिस्सा है हिमालय का जी। तो इस नए हिस्से के अंदर आप छेड़छाड़ ज्यादा करेंगे तो प्रकृति जवाब देगी उसका। सर, मिश्रा रिपोर्ट में जब कहा गया था 1976 में ही कि आप नए प्रोजेक्ट को पास नहीं कर सकते हैं, आप टनल नहीं बना सकते हैं, जानबूझकर सरकार अनजान क्यों हुई? हाँ, ये बड़े प्रश्न है, ये बड़े प्रश्न है। बल्कि मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट 2014 में जब हमारी गवर्नमेंट थी तो मैंने मंगाई थी। उस समय उत्तरकाशी में इतनी यहाँ जोशीमठ में इतनी चिंताजनक स्थिति नहीं बनी थी, लेकिन आपदा का प्रभाव था। आपदा के प्रभावों को सब वो करने के बाद, व्यवस्थाएं करने के बाद मैंने मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट को मंगाया, मैंने पढ़ा, क्योंकि मुझे जोशीमठ के विषय में पहले से ही एक कॉमन धारणा है पहाड़ों में। एक कहते हैं उत्तर ढाल, एक कहते हैं दक्षिण ढाल। दक्षिण ढाल में सूखा रहता है और जो उत्तर ढाल होता है उसमें गीलापन रहता है, छाया रहती है, धूप कम आती है और बरसात ज्यादा रहती है। तो जो नॉर्थ फेसिंग वो होते हैं उसमें ज्यादातर आपको फल और उसके जमीन, मगर वहाँ जमीन धसाव की मामले ज्यादा होते हैं। तो मैंने जोशीमठ का एडमिनिस्ट्रेशन से कहा, मैंने कहा भाई जोशीमठ की मुझे केस हिस्ट्री बना करके दो। तो मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने आई, हमने उसके फॉलोअप में जहाँ मंदाकिनी धौली गंगा और अलकनंदा मिलती हैं, वहाँ हमने ठोकरें मनवाई, वो प्रोटेक्शन वर्क करवाया। तो हमारे जाने के बाद शुरुआत हुई कुछ, मगर बाद में जब सरकार बदली तो वो काम बंद हो गया। हमने ड्रेनेज के लिए पीडब्ल्यू को जिम्मेदार बनाया, ड्रेनेज सिस्टम डेवलप करवाने के लिए कहा, सब ओपन अप करो, कोई बिल्कुल सीधे पानी जो है इधर उधर फैलने और रुकाव न हो और उसका रिसाव अंदर नहीं होना चाहिए। तो बाद में उस प्रोजेक्ट को भी वो कर दिया गया। यहाँ तक कि हमने जो एसओपी नगर पालिका को दी थी और हमने कहा था खर्च राज्य सरकार देगी, हमने 2 साल तक उनको हमारे समय में वो ग्रांट मिलती भी थी, तो जिससे वेस्ट डिस्पोजल के लिए। अब वहाँ वेस्ट डिस्पोजल तो छोड़िए, आपने सीवर लाइन इत्यादि के विषय में भी जो काम शुरू होना था उसको भी रोक दिया। नॉर्मल ग्रांट जो है
जोशी मठ को रख दिया, नगर पालिका कहाँ से उसको करती। तो ये बहुत सारे सवाल है जिनको ये सरकार ने जो है अनदेखी करने की कोशिश की। भाई पुरानी सरकार बदल गई तो निर्णय थोड़ी बदलते हैं सरकारों के। बिल्कुल नहीं। हाँ, ये तो क्या सिर्फ उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदले जाएंगे हर साल, या काम भी बदला जाएगा, विकास भी होगा? हाँ, ये राजनीतिक, भारतीय जनता पार्टी को तो मैं कहता था शुरू से ही ये राजनीतिक अस्थिरता की जननी है। इन्होंने उम्मीद नहीं किया, हमारी सरकार चल रही थी तो हमारे ऊपर राष्ट्रपति शासन थोप दिया और बहुत सारी चीजें कर दी, हमको सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा। तो ये तो राजनीति में जिस समय जब भाजपा शक्तिशाली है तो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं का कोई मूल्य नहीं रह गया। तो क्या ये सबका साथ सबका विनाश तय हो चुका है सर? नहीं, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। लोकतंत्र में सब कुछ थोड़ी जनता की भावना भी तो बड़ी रहती है। सबकी जबान पर सर एक सवाल है जोशी मठ में, भारत की जनता को आप ज्यादा समय तक अफीम नहीं चटा सकते जी। जो धर्म की अफीम है वो ज्यादा समय तक नहीं चटा सकते आप। आपने उस धर्म की अफीम के उसमें लोगों ने पेट के सवाल गौण हो गए, रोजी रोटी के सवाल गौण हो गए, मानव स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के सवाल गौण हो गए हैं, लेकिन कितने दिन तक गौण रहेंगे? बिल्कुल। हाँ, कुछ तो निकलेंगे। अब जैसे बहुत सारी न्यूज़ें हैं आजकल बिल्कुल गाइडेड तरीके से, जोशी मठ में जो गुस्सा है धरातल में लोगों का, किसी चैनल में बड़े पेपर्स में वो गुस्सा नहीं निकल रहा है। बिल्कुल नहीं। हाँ, और आज तक के चैनल पर कहीं कुछ न कुछ झलक आ जा रही है। जी जी। जैसे आपने सवाल किया अभी, आपने अपने प्रोमो में जो कुछ कहा तो उससे लगता है कि कुछ लोगों ने इस बात को चुनौती के रूप में लिया है कि वो हकीकत को सामने लाएंगे। बिल्कुल सर, यहाँ की जनता पूछ रही जोशी मठ की कि 15 अगस्त तक पीएम मोदी कह रहे थे 2022 तक जो गरीब तबके के लोग हैं सबके पास पक्का मकान होगा। मैं इंदिरा वहाँ आवास में भी गई, प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया आवास में, वो भी क्रैक हो चुका है। बुजुर्ग महिलाएं रो रही हैं, वो पूछ रही कि क्या होगा हम लोगों का। हाँ, सभी के सामने पूरे जोशी मठ के सामने चुनौती है। हमने इनसे कहा कि आप पहला काम तो ये करिए कि किस आधार पर कहाँ इनको रखेंगे अभी टेम्परेरी, उसकी व्यवस्था करिए जिसमें इनके साथ सामान की रखवाली भी हो जाए, इनके जानवरों की रखवाली भी हो जाए और ये रह सके। और उसमें इतना तो रखिए कि कुछ मानवीय, अब एक परिवार 8-10 बच्चों का है तो एक ही कमरे में कैसे रहेंगे वो? तो आप उनको करिए, खाने की व्यवस्थाएं करवाइए। सरकार यहाँ पर तो मैंने ये भी देखा है, पुलिस को, आर्मी को, आईटीबीपी को, इनको डिप्लॉय करिए और आपके पास ऊपर जगह सुरक्षित स्थान है, आप टेंट कॉलोनी बनाइए। टेंट कॉलोनी में जवान लोगों को उनको टेंट कॉलोनीज में उनमें इधर उधर शिफ्ट करिए। नया जोशी मठ कहाँ बनाएंगे उसके लिए अभी से एक टीम उस काम में लगा देनी चाहिए जो जगह खोजे, ताकि लोगों को जगह आवंटित हो और जो मुआवजा उनको दिया जाए उससे अपने घर बनाए सुरक्षित स्थान पर। और फिर उसके बाद जोशी मठ को कैसे बचाना है, ये जोशी मठ की भी तो रक्षा करनी है ना। ये तो हमारी संस्कृति का गर्भस्थल है और यहाँ जैव विविधता का भी भंडार है, आध्यात्म की नगरी है, पौराणिक महत्व का स्थल है। आदि गुरु शंकराचार्य ने जिसको तपस्या के लिए छांटा हो तो यूं ही थोड़ी होगा। बिल्कुल। भगवान विष्णु शीतकाल में यहाँ वास करते हैं, बद्रीश के रूप में यही निवास करते हैं। यहाँ पर नरसिंह अवतार है के रूप में भगवान विद्यमान है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब रामायण संस्कृति जिसको यूनेस्को ने संरक्षित किया है वो भी इसी एरिया में है। रामायण में
जिस संजीवनी बूटी को लेने के लिए हनुमान आए थे, वो द्रोणागिरी पर्वत भी इसी जोशीमठ के से लगे हुए इलाके में है। तो इसलिए इन एरियाज को आपको एक अलग नजर से देखना पड़ेगा और हमको हर हालत में जोशीमठ को संरक्षित करना पड़ेगा। इसीलिए हमने कांग्रेस ने मांग की है कि इसको राष्ट्रीय आपदा के रूप में लो और केंद्र सरकार खर्च उठाए, सब राज्य सरकार के पास कुछ थोड़ी है। इसलिए मुख्यमंत्री कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं, वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर दिल्ली की तरफ देख रहे हैं क्या क्या कहूँ क्या न कहूँ करके। सर 73 घर में 73 लोगों को या परिवार को कह सकते 5,000 रुपए दिए गए हैं। क्या पीएम मोदी जवाब देंगे कि जो खुद 25,000 रुपए किलो मशरूम खाते हो वो 5,000 में परिवार को कैसे पालेंगे? 5,000 तो इन्होंने उपवास उड़ा दिया। आप कह रहे हैं हम 1.5 लाख देंगे, 1.5 लाख एडहॉक सहायता देंगे। यदि ये थी तो पहली तुमने 20-25 ही कहते भाई इस समय इमीडिएट तत्काल 20-20 हजार इनको डिस्बर्स करो और उसमें सभी को सम्मिलित करते, दुकानदारों को, चाय वाले को, कुमचे वाले को, क्योंकि सभी चीजें तो प्रभावित होगी ना। जोशीमठ तो इस समय आपको एक खिलखिलाता जोश में भरा हुआ शहर दिखाई देता था, क्योंकि इस समय ये विंटर सीजन होता था उनके लिए। ओली की वजह से बर्फबारी के लिए उसके लिए बड़े दूर दूर से लोग आते थे। तो सब चीजें उन पर पूरे शहर को सजाए इस समय जीवंत शहर लगता था। इस समय बिल्कुल मुर्दानगी है, कोई है ही नहीं। बिल्कुल सर, मैं खुद कल जा करके ओली को मैंने रिपोर्ट किया। ओली में गई, वहाँ पर मैंने रिपोर्टिंग की। ग्राउंड रिपोर्ट पर मैंने देखा कि वहाँ जो लोग काम करते हैं उन्होंने कहा कि मैम मोदी सरकार तक हमारी बात जरूर पहुँचाइए, हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। हाँ बिल्कुल वही सब 20,000 लोग सब घरी वाले नहीं है, वहाँ किराएदार भी हैं, लोग ऐसे लोग भी हैं जो होटल में काम करते थे, जो दूसरी जगह काम करते थे, कुमचे में काम करते थे, रेडी पटरी वाले थे, सब गए। सब जितने तरीके की सर्विसेज हो सकती हैं, वहाँ दूध सप्लाई का भी बड़ा काम था ना, जैसे यात्रा मार्ग में दूध सप्लाई का उसका तो उस हिसाब से भी था। वहाँ विशेष प्रकार की सब्जियों का इनका उत्पादन करने वाले अगल बगल के क्षेत्र हैं, वो सब प्रभावित हो गए हैं। तो सब पूरा सर छावनी बाजार जोशीमठ में है, जहां पर क्रैक सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, रेड जोन में है। मैं उसी जगह पर इस वक्त बैठी हुई हूँ जहां पर मुख्यमंत्री खुद आकर देख कर गए। उन्होंने कहा कि एक दिन में एक्शन लिया जाएगा। वो जनता, वो लोग, वो घर वाले लोग आज सुबह मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं कि मैम कुछ भी नहीं हुआ है, और उसी वक्त उसी जगह पे मैं वो मौजूद थी और मैंने देखा आंखों के सामने से स्काउट के साथ मुख्यमंत्री निकल गए, कोई बातचीत नहीं की, सब चिल्लाते रह गए। मैं संवेदनहीनता के लिए हम तो अब इसके लिए काफी समझ रहे हैं कि चलो एक रात बिताने तो गए आपदा पीड़ितों के बीच में, और अब ये तो कहा है कि एक मंत्री वहीं बैठेगा, तो देखते हैं कितना कर सकते हैं। कांग्रेस निरंतर चिल्ला रही है, हम भी निरंतर बातचीत कर रहे हैं। जी सर, आखिरी सवाल, अब भगवान के नाम पर एक दोषी के तौर पर भगवान को देखा जा रहा है। कुछ न्यूज चैनल में ये चल रहा है कि नरसिंह देव का जो एक बाजू है वो कमजोर हो चुका है, पतला हो चुका है, वो आफत आई है। या एनटीपीसी का जिक्र नहीं और न ही सरकार पर कोई सवाल है मीडिया हाउस के जरिए, और न ही किसी तरह से सवाल पूछा जा रहा है। मैं नरसिंह देवता की शक्ति जो है वो केवल मूर्ति में नहीं है, वो भावना में है जी। तो उनसे कहिए, उन पर आस्था में हमारी कोई कमी नहीं आई है। जिसको बाजू कमजोर दिखाई दे रहा है, हाँ। तो शायद वो नरसिंह देवता की शक्ति को नहीं जानते। और ये वो भी सर छोटा मोटा चैनल नहीं, देश का नंबर 1 चैनल आज तक जैसे। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। यानी दोषी भगवान को बना दिया गया। और मैं गई सर, 94 साल के एक महात्मा थे, शंकराचार्य हैं, तपस्वी हैं, मैं उनके पास गई। मैंने पूछा कि आप शंकराचार्य, आप बताएं 94 साल के इतने साल से आप इस जोशीमठ में रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये
अफवाह फैलाई गई है पूरी तरीके से झूठ है। ये टनल की वजह से सब कुछ हुआ है। यदि टनल है तो टनल को बचाने के लिए इसी राज्य के अंदर केंद्र सरकार ने 3 प्रोजेक्ट बंद किए थे उत्तरकाशी में जी। क्योंकि जब हमने कहा, लोगों ने महसूस किया कि इनकी वजह से खतरा हो सकता है उत्तरकाशी को भविष्य में, और ये जो 2000 की प्रलय के बाद लोगों में एक चिंता की स्थिति पैदा हुई थी, तो उसको बंद करने का निर्णय लिया गया था। 3 बंद कर दिए गए। एक में 80% काम हो गया था, इसमें 60 हो गया था, एक में 40% हो गया था। तो राज्य केंद्र सरकार ने न केवल वो बंद किए, बल्कि जो टनल इत्यादि थी उसको भरने के लिए, उसके लिए भी खर्च दिया। कहा भाई इसको फिर से पुराने स्वरूप में लाओ। तो जी। नागरिकों को बचाना। और फिर जोशीमठ तो केवल इंसानी जिंदगी नहीं है, जी जी, हमारी आध्यात्म की जिंदगी है, हमारी कई जिंदगियां हैं जिस जोशीमठ जो है, इसलिए उसकी रक्षा करना बहुत आवश्यक है। आखिरी सवाल सर, क्या धामी सरकार अवाम को सुरक्षित रख पाएगी? जैसा कि आपने कहा कि शेल्टर होम बनाया जाए, किसी तरह टेम्परेरी रखा जाए, उनके पास ध्यान रखा जाए। आज की निर्वाचित सरकार तो वही है, भरोसा तो करना पड़ेगा, मगर हम विपक्ष आवाज उठाता रहेगा, हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 16 तारीख को सुनवाई है सर। देखिए, हम अपने कर्तव्य को जानते हैं, कल सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देगा, क्या काम होगा, ये देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस लेने जा रहा है, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने पूरी बात रखी अपनी तरफ से, और मैं जी शुक्रिया सर।